तो विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक फ्रिक्शन। एनएलएम चल रहा है हमारा, अराउंड 7-8 सेशंस हो गया। टुडेस टॉपिक इज कंप्लीटली फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर इतना क्या सीखना है फ्रिक्शन में, तो हम बचपन से सीख रहे। फ्रिक्शन ऑपोजिट मोशन, खत्म। फ्रिक्शन होता है पीछे की तरफ एक फोर्स होता है, मोशन को अपोज करता है ना। लेकिन फ्रिक्शन बहुत सारी वेराइटी इसमें बनती है। चलो समझ लेते हैं पहले फ्रिक्शन होता क्या है। यस, हम सबको क्या पता है फ्रिक्शन के बारे में? एक चीज तो डेफिनेटली पता है, दिस इज द ग्राउंड। ये सरफेस है आपका, ग्राउंड है। वेरी गुड। ये ग्राउंड पे आपने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मोशन करता है तो देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, है ना। बस इतना तो सबको पता होगा। इट अपोजेस द मोशन, तो अगर मोशन इधर हो रही है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं नाम दे देता हूं ए, और ये जो फ्लोर है, सरफेस है, उसको मैं नाम दे देता हूं जी, ग्राउंड। ग्राउंड बोल देता है उसको। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया? फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा, और जितना इंटरैक्ट करोगे, आंसर करोगे, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया और किस पे लगाया? कम ऑन, एनीवन? सर ग्राउंड ने ए पे लगाया, ब्लॉक ए पे। पक्का? यस, ग्राउंड ने लगाया ब्लॉक ए पे। पक्का? 100%, 100%। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन, ये ए के ऊपर लगाया ग्राउंड ने। यस, ये ए के ऊपर लगाया ग्राउंड ने। क्या ए भी ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है? क्या ए भी ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है? एनीवन? शायद हाँ। शायद हाँ। ओके, ए का मोशन है इधर, ए का मोशन है इधर। यस यस, ग्राउंड उसके लिए पीछे छूट के जा रहा है। यस, वो भी ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा इधर। एक एक नया नया पॉइंट फ्रिक्शन के बारे में बताता जाऊंगा, और उसका डेफिनेशन और क्या है, सब सब सब, है ना। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द ग्राउंड बाय ए। इसका क्या मीनिंग है? ऑन द ग्राउंड बाय ए। इसका क्या मीनिंग है? ऑन ए बाय ग्राउंड। मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या मैं फ्रिक्शन के बारे में बोल सकता हूं कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ, इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे इसने इस पे लगाया तो वो भी दूसरा भी उस पे लगाएगा। बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फोर्स दैट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। It is a force, बच्चों, that opposes relative motion. Yes, मतलब क्या? मैं इसको बोलता हूं भाई तू मत जा, और दूसरा बोलेगा तू भी साथ चल, है ना। तू भी साथ में चल, मतलब क्या? अच्छा आ जाओ, देखो यहाँ पे, इट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। ए आगे की तरफ जाना चाहता है, ए आगे की तरफ जाना चाहता है, ग्राउंड उसको अपोज करेगा। उसकी जो मोशन है, ग्राउंड उसको क्या दिख रहा है? ग्राउंड को दिख रहा है कि वो आगे की तरफ जा रहा है ना। मोशन उसकी आगे की तरफ हो रही है। ग्राउंड पे बैठ के कोई देखेगा तो दिखेगा ए आगे की तरफ जा रहा है, ग्राउंड बोलेगा भाई तू मत जा। ग्राउंड क्या बोलेगा? ग्राउंड बोलेगा कि तू मत जा। यस, ए के ऊपर एक बच्चा बैठा है, ए के ऊपर एक बच्चा बैठा है, उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा ग्राउंड पीछे जा रहा है, उसको दिखेगा ग्राउंड पीछे जा रहा है। यस, वो ग्राउंड को खींचेगा और बोलेगा भैया तू भी चल, यस तू भी मेरे साथ चल ले। यस, और वो उसको खींचने की कोशिश करेगा आगे। तो दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इट इज दैट फोर्स which opposes relative motion or tendency of motion
मोशन। अब ये टेंडेंसी ऑफ मोशन का क्या मीनिंग है ये मैं थोड़ा सा टाइम में आपको बताता हूँ, नॉट टू वरी। बट क्या आपको फ्रिक्शन समझ में आया? फ्रिक्शन क्यों होता है ये भी देखेंगे। अब तक की कहानी क्लियर है? एवरीबडी एवरीबडी Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. है ना? अभी आ जाओ, फ्रिक्शन Yes, sir. होता क्यों है? फ्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ कॉज। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कॉज है उसका इररेगुलरिटी इन द सरफेसेस। दिखने में सरफेसेस भले ही कितने ही स्मूथ क्यों ना हो, irregularity of surface is the cause of friction। छोटे बच्चों को ऐसे सिखाता हूं मैं 8th स्टैंडर्ड वाले। ये ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा। इट इज नॉट स्मूथ, दिखने में भले ही कितना ही स्मूथ हो, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखोगे तो ऐसे रफ दिखेगा, एकदम एकदम मैग्नीफाई करके, है ना? और इसके ऊपर हमने रख दिया एक ब्लॉक, एक किताब, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। बच्चों वो भी तो ऐसी है। बुक का सरफेस अगर देखोगे, ये है बुक, ये है बुक का लोअर सरफेस। जब बुक उसके ऊपर रखी गई है, ये आपस में ऐसे इंटरलॉक हो चुके, है ना? इनके बीच में एक दोस्ती हो गई है, हैंडशेक हो गया, ये ऐसा हैंडशेक हो गया। आई होप इट इज विजिबल, है ना? इनके बीच में ऐसा हैंडशेक हो गया और इंटरलॉक हो गया। अब अगर प्लीज ध्यान दो, अच्छा चलो मैं फिर से दोबारा बताऊंगा ये चीज, ओके? एक चीज कुछ फिर से दोबारा बताऊंगा, बट फिलहाल, है ना, अब आ करके कोई इसको धक्का मार दे, यस, तो ये लॉक हो रखा है ऑलरेडी, ऑलरेडी लॉक हो रखा है, तो ये जल्दी से निकलेगा नहीं, राइट? ये पीछे खींचेगा, ग्राउंड उसको पीछे खींचेगा, तो वो फीलिंग आती है कि यार जा नहीं रहा है ये आगे, है ना, ये आगे चल नहीं रहा है। एंड दैट इररेगुलरिटी इन द सरफेस इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो कहानी थोड़ी समझो, है ना? इस ब्लॉक को हिलाने के लिए, इस ब्लॉक को हिलाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, मैं जाऊं और ब्लॉक को ऐसे धीरे से धक्का मारूं, जाएगा क्या? नहीं हिलेगा। हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। यस, देखो बच्चों, मैं आया और ना मैं कुछ यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, क्या वो ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, नहीं। वो है रेस्ट पे। क्यों है वो रेस्ट पे? यार देखो सामने की तरफ तो किसी ने फोर्स लगाया, है ना? यस, पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। यस, पीछे की तरफ भी तो फ्रिक्शन है। वेरी गुड। फिर मैंने फोर्स बढ़ा दिया और कर दिया 50 न्यूटन। क्या ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, नहीं। अभी भी वो रेस्ट पे रहेगा। किसने रोक के रखा है उसको? किसने रोक के रखा है? अरे उसके दोस्त ने नीचे पकड़ के रखा है, नहीं जाने दूंगा, है ना? तो नहीं जाने दूंगा, तो यहां पर भी है बच्चों फ्रिक्शन। अभी क्या हो रहा है? अभी पूरा कंप्लीटली रेस्ट पे है। एक टेंडेंसी टू मूव है उसकी, मूव करेगा अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं। मान लो मैं फोर्स कर देता हूं 99 न्यूटन, तब भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ किसी ने रोक रखा है, वो है फ्रिक्शन। बच्चों अब अगर मैं इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, अभी भी रेस्ट पे रहेगा, बट नाउ इट इज जस्ट, प्लीज ध्यान देना वर्डिंग्स पे, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, है ना? यहां पर भी फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, राइट? जैसे ही मैं फोर्स को कर दूं 101 न्यूटन, यस, ये आ जाएगा भैया मोशन में, ठीक है? और पीछे की तरफ अभी भी फ्रिक्शन रहेगा। क्या फ्रिक्शन होगा? हाँ होगा। तो जब रेस्ट पे है तब भी फ्रिक्शन है, और जब मोशन में है तब भी फ्रिक्शन उसको रोक रहा है ना? अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब बात ये समझो बच्चों कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, छोटी सी प्यारी सी सिंपल सी बात। एक ना बहुत मोटू इंसान है हमारा, कालिया, या छोटा भीम वाला कालिया है, ठीक है? ओके, अब इसको ना बांध देते हैं यहाँ पे, ओके? और यहां से, अच्छा इसको हिलाने के लिए बच्चों 100 न्यूटन का फोर्स लगता है। यहां से
राजू, माइटी राजू उसको खींच रहा है बेचारा पहले, छोटू। यस, ये इसको खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, है ना। तो क्या ये उसको अपोज करेगा? हाँ। अभी ना इसको जाना नहीं है आगे, इसका एम क्या है कि अरे राजू तू क्या खींचेगा भाई मेरे को, है ना। तो ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा ताकि मैं आगे ना जाऊं। मुझे बताओ कालिया कितना फोर्स लगाएगा? कम ऑन, 10 न्यूटन। कालिया कितना फोर्स लगाएगा एवरीवन? 100। क्यों 100 लगाऊं मैं? क्यों 100 सर 10 लगाएगा से ही वो? उसका काम हो जब जाएगा ना, 10 से 10। काम हो रहा है तो 100 क्यों लगाएगा? एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा उसकी, है ना। तो भैया वो भी इधर की तरफ 10 न्यूटन लगा देगा सिर्फ, है ना। अरे 100 क्यों वेस्ट करूं भाई? 100 का फोर्स लगा के एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? जब 10 से काम हो रहा है, हो गया ना इक्विलिब्रियम, वो 10 ही लगाएगा। अब ये राजू 50 न्यूटन लगा रहा है, 50 न्यूटन लगा रहा है, तो कालिया कितना लगाएगा? 50 लगाएगा। यस, ये क्या है? 100 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स जो कालिया लगा सकता है, लगा सकता है, बट लगाएगा थोड़ी हमेशा। हाँ माना कि वो बेवकूफ है, यस, लेकिन फिर भी, है ना, वो क्या करेगा? वो ऐसे पकड़ेगा फिंगर से, यस, हंसेगा राजू पे कि अबे जाना माइटी राजू चल, यस, फिंगर से खींच के पकड़ के रखेगा उसको। फिर ये फोर्स बढ़ाएगा भैया, ये फोर्स कर देगा 100 न्यूटन। तब ये कितना फोर्स लगाएगा? तब ये लगाएगा 100 न्यूटन। अब राजू ने खाया पिया कुछ तो, लड्डू वड्डू खाया काकी का, यस, बाय चांस, और 101 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब कालिया कितना फोर्स लगाएगा? 100। 100। अरे ये इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, ये इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। और यहां इसके बाद कितना भी रहने दो, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 100 न्यूटन, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। और अब चालू हो जाएगा बच्चों मोशन, और क्योंकि मोशन चालू हो गया, मैं F नेट इज इक्वल टू ma लगा करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। व्हाट इज माय F नेट? माय F नेट इज 101 माइनस 100 इज इक्वल टू जो भी उसका मास रहेगा इनटू एक्सेलरेशन। और यहां से आपको पूछी जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या दो टाइप के फ्रिक्शन दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कुछ और है, और उसके बाद ना फ्रिक्शन कांस्टेंट हो चुका है। यस, तो यहां पर देखो बच्चों, फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, है ना, इट इज चेंजिंग। कांस्टेंट नहीं है मतलब ही चेंजिंग है ना, मतलब ही चेंजिंग है, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग है। हाँ कि नहीं? फ्रिक्शन एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, जितनी जरूरत है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। मोटिव क्या है उसका? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू मूव को अपोज करना, है ना। डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने? इट ऑपोजेस, यस, द टेंडेंसी ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है क्या? नहीं, टेंडेंसी हो रही है, चाह रहा है मोशन करना, उसको भी अपोज किया, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज किया गया है ना। तो इस फ्रिक्शन को बोला जाता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, चेंज नहीं होता, चेंज हो सकता है, जरूरत के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और जब मोशन चालू हो जाता है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, तो एक फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना भाई, ये तो फिक्स है, 100 का 100 रहेगा। जैसे यहां पर देखो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन,
यहाँ पर बताओ 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर बताओ 99 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, और इसके बाद 100 न्यूटन ही रहेगा फ्रिक्शन, उससे ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकता। यस, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज फिक्स्ड एंड विच इज कांस्टेंट। एक ही बात है ना, फिक्स्ड और कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। चलो, क्या हर बच्चे को बहुत आसानी से दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है काइनेटिक, एक होता है स्टैटिक, और क्या चल रहा है ये समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. सर यस एक और चीज बताता हूं, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। अरे हम तो सारा कांटेक्ट फोर्सेस की बातें कर रहे हैं ना, स्प्रिंग फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये है हमारा सरफेस, इस सरफेस के ऊपर बच्चों मैंने रख दिया एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर देयर आर टू कांटेक्ट फोर्सेस। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा? कम ऑन। Sir, weight of the block and So normal weight and the एक normal नॉर्मल reaction. रिएक्शन। अरे वेट किसने बोला कांटेक्ट फोर्स है? वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अरे वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो दो कांटेक्ट फोर्सेस है, एक इस फ्लोर ने लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन एंड बच्चों फ्रिक्शन। अगर मोशन यहां होना चाहता है, मान लो कि यहां पर मोशन होने वाला है राइट, तो यहां पर लगेगा फ्रिक्शन। तो देयर आर टू कांटेक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। अब तक हमने हर क्वेश्चन में बोला था इग्नोर फ्रिक्शन या स्मूथ सरफेस, इग्नोर फ्रिक्शन और स्मूथ सरफेस। तो दो टाइप के कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, देखो कांटेक्ट फोर्सेस मेन इस ब्लॉक के ऊपर दो है, एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन, है ना। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, यस, किसको पैरेलल? सरफेस को, ऑफ कोर्स, है ना। ये सरफेस को 90 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन, और ये सरफेस को पैरेलल, सरफेस को पैरेलल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब एट अ टाइम अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं कांटेक्ट फोर्सेस में, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। बच्चों ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये वेट से बैलेंस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट नेसेसरी। या हमेशा n इज इक्वल टू mg नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। अगर फोर्स ऐसे लगाया है तो यहाँ पर फोर्स का एक कंपोनेंट रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नीचे mg रहेगा, ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे की तरफ mg आ जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन को वेट या वेट का कंपोनेंट्स के साथ बैलेंस हो जाता है ना। और यहाँ पे फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा जो उसको मोशन करवाएगा, वो मोशन को फ्रिक्शन बैलेंस करता है, राइट। सो कांटेक्ट फोर्सेस दो टाइप के होते हैं जनरली, मतलब व्हेन स्ट्रिंग, व्हेन स्प्रिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। जिसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, राइट। तो बेसिक कहानी ये थी कि दो टाइप का फ्रिक्शन फोर्सेस होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। सो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है कि कब एप्लीकेबल है ये? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सबसे पहले तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन And has होता है tendency तो to- ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, नंबर 1। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 2, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन हो नहीं रहा है, टेंडेंसी है मोशन की, और भैया यहां पर एक्चुअल मोशन हो रहा है,
है ना, यहाँ पर एक्चुअल मोशन हो रहा है। नंबर 3, दिस फोर्स इज नॉट फिक्स, नॉट कांस्टेंट, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, नॉट फिक्स्ड, है ना। इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू दो, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स, एफ लिमिटिंग ऐसे लिखूंगा मैं उसको, एफ लिमिटिंग मतलब इस एग्जांपल में जो 100 था ना, जिसके ऊपर वो फोर्स नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम फोर्स, दिस इज एफ लिमिटिंग, है ना, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ओके, चलो वेरी गुड। और ये फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट, है ना, इट डजंट चेंज, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, ठीक है। वन लास्ट पॉइंट, इसका एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन, स्मॉल एफ इज इक्वल टू, यस, म्यू इनटू, प्लीज ध्यान दो यहां पर गाइस, एन, म्यू एन इज द फॉर्मूला, यहां हम लिखेंगे म्यू एस, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, है ना, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या है आइटम, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है कि इट इज अ वैल्यू व्हिच डिपेंड्स ऑन द सरफेस। भैया सरफेस बहुत रफ है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर स्मूथ है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला है बच्चों एफ लिमिटिंग का, ओके, इट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द फॉर्मूला ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारी वैल्यू थी ना 100 कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये कैसे निकाला जाए, तो ये निकालने का तरीका, वेयर एज ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एफ के दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन is mu k into n. What is mu k? Mu k is the coefficient of kinetic friction. ठीक है, coefficient of kinetic friction. अब मुझे एक चीज बताओ, अच्छा what is this? This is the coefficient. It depends, इसकी वैल्यू ऐसी दी रहेगी, mu k is equal to 0.2, है ना, mu k is 0.5, ऐसे, मतलब सरफेस की कोई फैक्टर रहेगा कि यार कितना रफ सरफेस है, उस पे वो वैल्यू डिपेंड करेगी, है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, एफ लिमिटिंग बड़ा होगा या एफ के बड़ा होगा, और क्यों? मतलब जब ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव तब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एक बार देख लो फिर से क्या पूछ रहा हूं, ये ब्लॉक है, यस, इट इज जस्ट about to move, है ना, और ये है सेम ब्लॉक which is already in motion। सर फर्स्ट केस में, एक सेकेंड ना, it is in motion, yes, तो यहां पे लगेगा F limiting, है ना, जो भी वैल्यू रहेगी, और यहां पे लगेगा F k। इस सरफेस का जब तक वो मोशन में नहीं है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, और इस सरफेस का वैल्यू दिया रहेगा बच्चों, म्यू के इज इक्वल टू समथिंग 0 पॉइंट व्हाटएवर, है ना। तो मुझे बताओ कौन सा फ्रिक्शन बड़ा रहेगा, जब वो मोशन में है वो वाला, या जस्ट अब मोशन में आने वाला है वो वाला, विद अ रीजन कि ऐसा क्यों। कम ऑन, कौन बताएगा? इक्वल होंगे, दोनों इक्वल Just होंगे, about अच्छा, to और कोई, और कोई? सर फर्स्ट just केस में ज्यादा about to होगा, move. फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, यहाँ पे मोर, ये इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, अच्छा, मतलब इसकी वैल्यू छोटी रहेगी। पृथा वाई, आपने बोला ना जस्ट अबाउट, रीजन क्या है बेटा इसमें? Yes, sir. Sir, because अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ही फिर
जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा ना, ज्यादा रहेगा तो फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा, है ना? एकदम सही है, एकदम सही है। इन अदर वर्ड्स, एनीबॉडी, एनी अदर आंसर? Sir, first case में it has to overcome complete friction और second case में it is already in motion ना. अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बोलता हूं, व्हाट इज इजियर? क्या इजी है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना या मोशन को कंटिन्यू करना? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर एक कार है, कार लेते हैं यार, गोलू मोलू बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कार है, ये कार को धक्का देके मोशन में लाना डिफिकल्ट है, कि या वो कार एक बार मूव होने लग गई तो उसका मोशन कंटिन्यू करना इजी है, डिफिकल्ट है? व्हाट इज इजियर? Continue करना. है ना? इट इज डिफिकल्ट टू गेट दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। यस, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना इज मोर डिफिकल्ट, है ना? then to keep that object in motion, keep that object in motion, हाँ कि नहीं? यस, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन कम रहेगा और यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, इसीलिए तो डिफिकल्ट है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, एक पत्थर है, वो पत्थर मूव नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार रोल हो गया कि फिर उसको आराम से आप धक्का मारते मारते कंटिन्यू कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसको ऐसे समझा दूं हमारे इस एग्जाम्पल से तो भी चलेगा। किधर गया यार वो? हाँ, ये वाला। यस, यहाँ पे देखो, ये दोस्ती है। यस, नर्सरी से दोस्त बन रखे हैं। यस, इनकी दोस्ती को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है ना? चड्डी दोस्त है, बचपन के दोस्त है, लंगोटिया यार है। यस, तो इनकी दोस्ती नहीं टूटेगी। एक बार फिर क्या, आगे आगे बढ़ रहे, रुक नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो किसी के साथ दोस्ती करने को टाइम ही नहीं मिला यार उसको, तो ठीक है, चलता है, चलो आगे, है ना? आगे बढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं होती। यस, ऐसे भी याद रख लो। लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट को मोशन में ला लिया तो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो जो एफ लिमिटिंग है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, और फिर उसके बाद में ये होता है। अच्छा चलो आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट यहीं से बताते हैं अब। चलो वेरी गुड, किधर गया? फाइन, है ना? व्हाट इज दिस फ्रिक्शन? This friction is same as, what is this? This is applied force. Applied force, हाँ कि नहीं? देखो 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 देखो, है ना? What is the value of friction? The value of friction is same as applied force. हाँ हाँ बिल्कुल। What is the value of friction? The value of friction is same as applied force. यहां तक बच्चों, the value of friction, है ना, is same as applied force. अप्लाइड फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दो, है ना, तो फ्रिक्शन घट जाएगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपको अगर पूछा कि फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन इज सेम एज अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई? ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? ये फॉर्मूला यूज करो, म्यू के इंटू एन। एन तो आपको पता होगा, एन इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करने जाओ, यहाँ देखो एन की वैल्यू क्या है? एम जी। इस एग्जाम्पल में एन की वैल्यू है एम जी, तो डाल दो, म्यू के की वैल्यू गिवन रहेगी म्यू के इंटू एम जी। खेल खत्म। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक बार मोशन में आ जाए तो खत्म हो जाता है ना? तो अगर बच्चों में इसका ग्राफ बना दूं, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ग्राफ, ठीक है, यहां देखना, ये है फ्रिक्शन और ये है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स,
है ना, एक है फ्रिक्शन, एक है अप्लाइड फोर्स। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो शुरू में अप्लाइड फोर्स जितना फ्रिक्शन भी उतना ही, अप्लाइड फोर्स जितना फ्रिक्शन भी उतना ही, अप्लाइड फोर्स जितना फ्रिक्शन भी उतना, अप्लाइड फोर्स जितना फ्रिक्शन भी उतना, और फ्रिक्शन फिर पहुंच जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। जब फ्रिक्शन बच्चों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब क्या हो, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये देखो है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ लिमिटिंग, है ना, मतलब क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पॉसिबल है। उसके बाद इमीडिएटली थोड़ा सा कम हो जाएगा फ्रिक्शन, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मैंने उसको ड्रॉप करा दिया, उसके बाद फ्रिक्शन सेम रहता है। दिस इज बच्चों यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यहां से आगे उसका मोशन शुरू हो गया, है ना, यहां पर फ्रिक्शन इज सेम एज अप्लाइड फोर्स और यहां पर फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू के इनटू एन। ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कितना भी आप फोर्स बढ़ाओ, 10, 20, 50, 100, 150, 1000, 10,000, कितना भी आप अब आगे फोर्स लगा लो, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो बच्चों इस तरह से दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या सब लोगों को काइनेटिक और स्टैटिक की पूरी कहानी क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, यस Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ये हैंग हो गया, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। थ्रू आउट वॉट एवर वी डू, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जनरली हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है एनएलएम के, है ना, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हमने बोला है कैसे स्टेप्स रहता है, पर्टिकुलर स्टेप्स बताता हूं उसको फॉलो करने का। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी शॉर्ट में लिख दिया उसको, क्या होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी? स्टेप नंबर 1 ऑलवेज, है ना, आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चंस क्या रहेगा, फाइंड वेदर नंबर 1 वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, वेरी गुड। नंबर 2 फाइंड द फ्रिक्शन, रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टेप नंबर 3 फाइंड द एक्सेलरेशन, अगर मोशन में है तो एक्सेलरेशन बताओ, या रेस्ट पे है तो भी जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्रू आउट फ्रिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम भी बोलेंगे स्टेप नंबर 1 हमको चेक करना है कि भैया रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो रेस्ट पे है या मोशन में है चेक करने के पहले करने के लिए एफ लिमिटिंग आप फाइंड करो, एफ लिमिटिंग, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे, कोई कोई में शायद कुछ और करना पड़ सके डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन और व्हाट इज आस्क्ड, ओके। एफ लिमिटिंग सबसे पहले फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना होता है एफ लिमिटिंग? यस बच्चों, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। दिस इज माई स्टेप नंबर 1, ओके। अब स्टेप नंबर 1 में ही हम और भी कुछ चीजें कर देंगे बच्चों, हम एफबीडी बना देंगे, यस। उसके साथ साथ हम और क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो। इतना डिटेल में स्टेप्स बता रहा हूं ना, फॉलो करते जाओ, खत्म हो जाएगा। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो एंड फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालो, और एन की वैल्यू निकालोगे तो यहां डाल देना ना, तो आपको मिल जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। if f limiting is greater than f applied, yes ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर बड़ा है अप्लाइड फोर्स से, यस, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था हमारे एग्जांपल में 100 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन रेस्ट पे, 50 न्यूटन रेस्ट पे, 100 न्यूटन रेस्ट पे, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। एंड इफ द लिमिटिंग फोर्स इज लेस देन
F अप्लाइड। यस, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाएगा रेस्ट पे है या मोशन में है। एक एग्जांपल जो मैंने दिया है ना, वो अगर याद करोगे ना हर बार, तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कभी 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 कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ अप्लाइड, है ना, ये भी हमने सीखा। कितना फ्रिक्शन होगा, जितना फोर्स अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर वो मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ अप्लाइड। इन दिस केस बच्चों, इन दिस केस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0, रेस्ट पे है ना, वेरी गुड। और इन दिस केस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। खत्म, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नो मैटर व्हाट, अगर आपको प्लेन सरफेस पे दिया है, आपको इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे दिया है, तो भी सेम करना है। एफ लिमिटिंग निकालना है, यहाँ पे इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स देंगे आपको, है ना। यस, ऐसे। और यहाँ है तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, इधर की तरफ फ्रिक्शन, और इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा। That's it, इतने स्टेप्स अप्लाई करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नो मैटर वेदर इट इज अ स्टैटिक फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन, है ना। ये तो स्टेप्स, लेकिन स्टेप्स बताते बताते मैंने समझाया भी है। तो क्या सब लोगों को समझ में आया कि न्यूमेरिकल्स में करना क्या है? एवरीबॉडी कम ऑन। Yes. Yes. Yes, sir. ओके, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, सिंपल सिंपल एकदम, है ना। हो सकता है मेरी कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाए, चलो कोशिश करेंगे कि वो वैल्यूज भी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, चलो देखो तो जरा। आज पीपीटी रेडी नहीं है, नहीं रख पाया, एज यू गाइज नो आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं पीपीटी बनाने में भी टाइम नहीं दे पाया। ओके, चलो ये एक ब्लॉक है, इसका वेट ले लो आप 4 kg, है ना। और इसके ऊपर बच्चों लगा दिया यहाँ पर एक फोर्स 10 न्यूटन का, है ना। और इस सरफेस का म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो 0.4। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, भी मतलब छोटा ले लो, 0.2, है ना। आपको बोल रहे हैं, अच्छा अभी काइनेटिक सीखो, देखो क्या वैल्यू दिया है, म्यू के का वैल्यू दिया है, म्यू के का वैल्यू दिया है, मतलब इट इज इन मोशन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताएगा कि हाँ भैया ये तो मोशन में ही है। यस, आपको पूछे जाएंगे 2 सवाल, क्योंकि मोशन में है ये ऑलरेडी पता है। आपको बोलेंगे फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 2, क्योंकि वो मोशन में है, फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना। तो बच्चों हम लोग भी ये जो स्ट्रेटेजी है इसका पार्ट 1 स्किप कर देंगे, क्योंकि मोशन में है। ये कब यूज करना है हमको, रेस्ट या मोशन डिसाइड करने के लिए, है ना, लिमिटिंग की वैल्यू। अब वो तो करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। यस, म्यू के तो दे दिया 0.2 इंटू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो मुझे नहीं पता। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ 4g, ऊपर की तरफ n, तो n इज इक्वल टू 4g which is nothing but 40 न्यूटन। तो डाल दो वैल्यू 0. लिख दिया है मैंने ऑलरेडी यहाँ, इंटू 40, 4 2s are 8 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है ना यार बच्चों, यहाँ पे लग गया 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, है ना। तो नेट मोशन इधर की तरफ होगा, है ना। अगर मोशन यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, यस, F net is equal to F net by mass. F net कौन, 10 minus 8 is equal to उसका मास है 4 into acceleration which is 1/2 meter per second square। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एकदम लड्डू सवाल, एकदम 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 हद लड्डू सवाल। यस, पक्का क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो हल्का सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, हल्का सा, पूरा क्वेश्चन सेम।
पूरा क्वेश्चन सेम। यहाँ पर ब्लॉक कितना था, 4 kg लिया था, ठीक है। इसका म्यू के कितना लिया था बच्चों, 0.2 लिया था, 0.2 ठीक है। और इस बार ना ये जो फोर्स है ना वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे फोर्स लग गया। और फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं, इस फोर्स को मैं लगा देता हूँ 45 डिग्री के एंगल पे, और इसलिए 1/√2, तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 10√2 न्यूटन। 10√2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग गया। और क्योंकि म्यू के दे रखा है, मतलब मोशन हो रहा है, आपको बोला कि फ्रिक्शन बताओ कितना है, और नंबर 2 एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ कितना है। तो हम करेंगे एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो। अब पहले ना एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी में देखो नीचे की तरफ 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, करेक्ट, 4G। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, N and Very F good. sin theta. है ना, वेरी गुड। इधर की तरफ F 10√2, तो 10√2 cos 45, Cos और 45. ऊपर की तरफ ऊपर 10√2 sin वेरी गुड sin 45, 10√2 sin 45, खत्म। नाउ हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन, यस, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 40, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा आएगा बच्चों 30, यस, खत्म। क्या चाहिए हमको, काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 30, यस, है ना। 3 2 6, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन, दैट्स इट। दूसरा क्या बोला है आपको, एक्सेलरेशन बताओ, तो F net इज इक्वल टू ma। F net किधर की तरफ मोशन हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, मोशन हो रहा है इधर की तरफ, है ना। मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा भारी रहेगा, मतलब मैं लिख सकता हूं 10√2 cos 45 माइनस फ्रिक्शन पीछे की तरफ Friction. रहेगा इसका, है ना, पीछे की तरफ फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन विच इज 6 न्यूटन इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये √2 गया, 10 - 6 इज इक्वल टू 4a। तो बच्चों a 1 की meter वैल्यू per कितनी आ second. जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा रहेगा। क्या हर बच्चे को समझ में आया क्या चल रहा है, एकदम Yes. एकदम एकदम अच्छे Yes, से, sir. Yes, कोई Yes, sir. दिक्कत sir. नहीं है किसी को भी। Yes, sir. yes, इसी को चेंज कर देते हैं और फोर्स ले लेते हैं ऐसे, ये है हमारा सरफेस, ये है हमारा ब्लॉक, इसका वेट 4 kg, म्यू के की वैल्यू है कितनी, म्यू के की वैल्यू 0.2 लिया था हमने, है ना। इस बारी में फोर्स को लगा देता हूं बच्चों ऐसे, यहां पर 10√2 कितना, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, मैं इससे बताना क्या चाहता हूं, एक चीज जो हमेशा बोलने के बाद भी बच्चे गलत करके आते हैं। क्या गलत करके आते हैं, ये यहां मुझे बताओ, हाउ मच इज n इक्वल टू, n इज इक्वल टू mg, है ना, n इज इक्वल टू mg। इस केस में n इज इक्वल टू mg मैं पहले भी ये समझा चुका हूं। इस केस में बच्चों n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा। Normal reaction is not always equal to mg. Normal reaction is not always equal to mg. Normal reaction can be equal to mg, can be equal to anything. Vertical forces balance करके normal reaction की value निकालो। क्या सब लोगों को समझा, है ना। Yes. तो यहाँ पे सेम करेंगे हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, इस फोर्स को मैं यहाँ लगाता हूँ ऐसे, राइट, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, F, सर इस केस में प्लस हो जाएगा ना, हाँ इस केस में प्लस हो जाएगा, है ना, इस केस में प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा F cos थीटा, F cos 45, 10√2 cos 45 ऐसे लिख देते हैं ना, 10√2 cos 45, यहाँ आ जाएगा 10√2 sin 45, है ना। और नीचे की तरफ एक और mg, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी mg प्लस mg plus 10, 10√2 sin 45. 10√2 sin 45। चलो लिख देता हूँ, आपके Yes, पास sir. नोट्स में अवेलेबल रहेगा वो फिर हमेशा। ओ आई एम सो सॉरी,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10√2 इंटू 1/√2। तो ये हो जाएगा बच्चों mg प्लस दिस। तो mg मतलब 40 + 10 50 न्यूटन। ओके, आपको निकालना है फ्रिक्शन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के 0.2 इंटू एन की वैल्यू है 50, 5 2 10 न्यूटन। और दूसरा आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन इज एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। अब एफ नेट कौन सा फोर्स किधर, इधर की तरफ, पीछे फ्रिक्शन है ना। सो 10 माइनस, है ना, कौन बड़ा, इधर की तरफ मोशन अगर हो रहा होगा, इधर की तरफ अगर मोशन हो रहा होगा बच्चों, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 10 10, यार ये तो 0 हो गया है ना, अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया उसका। अरे मैंने वैल्यूज रैंडमली लिए थे ना, है ना, विदाउट कैलकुलेटिंग, इसलिए एक काम करेंगे, इसमें अगर ऐसे करना है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दो। क्या करे, 3 कर 0.1 किया तो 5 हो जाए। 0.1 कर देते हैं, है ना, बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। यस, तो इसको कर देते हैं हम 0.1। तो बचा ये फ्रिक्शन कितना हो रहा है इसका 5 न्यूटन, 5 ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 10 - 5, 10 - 5 अपॉन मास इज 4, विच इज 5/4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दैट्स ओके, है ना। चलो, क्या हर बच्चे को सब कुछ समझ में आया, एकदम एकदम परफेक्ट, कोई डाउट किसी को छोटा मोटा? नो सर। आगे बढ़े फिर। यस, सर ये मूव नहीं करेगा ना, तो ये अभी करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, एक्सेलरेशन है ना उसको। अरे मैंने वैल्यू चेंज किया ना, सो गई थी क्या 1 मिनट बीच में? यस, नहीं सर। अरे अभी क्यों नहीं करेगा, एक्सेलरेशन है उसके पास। इधर की तरफ लगने वाला फोर्स 10 है, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स 5 है, तो ऑब्वियसली आगे की तरफ मूव करेगा। नहीं करेगा क्या स्नेहा? करेगा, राइट। करेगा सर। वो पहले 0 आ रहा था तो नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म यार, अब उसमें कुछ रहता नहीं है, मोशन करता है, खेल खत्म हो जाता है वहीं पे। चलो, ये है रफ सरफेस और यहां पर है एक ब्लॉक जिसका मास हम ले लेते हैं, मान लो सेम ले लेते हैं ना यार, 4 kg ले लो, 4 kg इस ब्लॉक। अच्छा चलो, ये सरफेस है, इस सरफेस का आपको म्यूएस भी दे रखा है और म्यू के भी दे रखा है। आपको पता करना होगा कि ये रेस्ट में है या मोशन में। ओके, पता ही नहीं है रेस्ट में है या मोशन में है, पता नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू आप ले लो थोड़ी बड़ी 0.6, इसकी डाल दो 0.4, और यहां से लगाया है एक एक्स्ट्रा फोर्स 20 न्यूटन का। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको पूछा गया है नंबर 1, फाइंड आउट द फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन फोर्स है, और दूसरा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब फंस गए क्यों? क्योंकि ये दोनों दे जाना, दोनों दे रखा है। अब दोनों दे रखा है तो पता नहीं कि रेस्ट पे की मोशन में, तो स्टेप 1 अगर पूछा नहीं है तो भी पता करो कि रेस्ट पे है या मोशन में है ना। वो कैसे पता चलेगा? लिमिटिंग फोर्स निकाल के, है ना। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू स्टैटिक कोएफिशिएंट इनटू एन। अच्छा चलो, यहाँ छोटा सा एफबीडी बना देते हैं, एन आ जाएगा नीचे की तरफ, सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, हाँ सॉरी, एन आ जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे 40। डाल दो वैल्यूज, 0.6 इंटू 40, है ना, 4 6 24, 24 न्यूटन is the friction force. Limiting friction is 24 न्यूटन। मुझे बताओ रेस्ट में कि मोशन में? Yes, F limiting is greater than F applied. बोलो जल्दी। रेस्ट। Rest. The object is at rest. The object is at rest. जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू F applied, which is equal to 20 न्यूटन। और जैसे ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो 0 है। अरे क्योंकि रेस्ट पे है ना भैया, तो एक्सेलरेशन तो होने नहीं वाला। बोलो, बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा, पक्का 100%? तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, ये वाला खुद से करो।
और फटाफट वैल्यूज बताओ। ओके, फटाफट वैल्यूज बताने का। ओके, क्या ले ले इसको, चेंज करते हैं वैल्यूज। 2 kg म्यू एस म्यू के 0.6 0.4 वही लेते हैं, सेम टू सेम। ओके, और यहाँ पर 20 न्यूटन। मैंने सिर्फ मास चेंज किया ना, चलो सिर्फ मास चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड बच्चों दूसरा फाइंड द एक्सेलरेशन। अगर होगा तो एक्सेलरेशन, नहीं तो 0 आएगा। चलो कम ऑन, टेल मी क्विकली। चलो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर एन की वैल्यू mg रख दूं क्या डायरेक्ट, तो म्यू एस इंटू mg। म्यू एस कितना है 0.6 इंटू उसका मास 20 है ना। यस, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। नाउ एफ लिमिटिंग इज लेस देन एफ अप्लाइड, इसलिए ये रहेगा मोशन में। और अगर ये मोशन में आ गया बच्चों तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.4 और एन की वैल्यू यहां से 20 विच इज नथिंग बट 2 4s are 8 न्यूटन, है ना। और स्टेप नंबर 3 आपको बोला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम ए। चलो जल्दी से देखेंगे, ये है हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्लॉक। इस पे आगे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। हाँ, कितना फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, कितना फ्रिक्शन लगेगा, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है उतना लग जाएगा। यस, कितना लगेगा, 12 लगेगा कि 8 लगेगा सर 8। यस, 12 लगेगा कि 8 लगेगा, 8 लगेगा। मोशन सर में 8 है वो, लगेगा क्योंकि काइनेटिक ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन ऑलरेडी लगता है। मोशन में है तो काइनेटिक Absolutely. फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और देखो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 12, काइनेटिक फ्रिक्शन है 8। यस, तो यहां पर लगने वाला है 8 न्यूटन। और मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट। एफ नेट कितना है 20 - 8 डिवाइडेड बाय उसका मास 2 kg, विच इज हाउ मच, सर यस 12/2 12/2 तो 6 6 मीटर आएगा। पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर बोला सबने, कुछ गलत गड़बड़ भी किया था, गलत भी बोला था। क्या सबको समझ में आया, देखो तो जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, जरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। चलो ध्यान देंगे। दिस इज अ वॉल, प्लीज ध्यान दो, यह है एक वॉल। वॉल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इस पे लगा दिया बच्चों एक फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। यस, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है ना। और इस ब्लॉक का मास है 1 kg। आपको बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे, एनीबॉडी, क्या करे, कोई बता दो जल्दी से, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। यस, क्या करे, फाइंड द क्या हम फ्रिक्शन। उसको फ्लिप कर सकते हैं? फ्लिप क्यों करूं भाई, दीवार तो वर्टिकल है ना, तो फ्लिप करके चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना बाबा। फ्लिप करके चलेगा क्या, नहीं। यस, गड़बड़ नहीं हो जाएगी फ्लिप कर दोगे तो। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं ना हम इसको। देखो यहाँ पर पहले इसका एफबीडी बना देता हूँ यार। ये दीवार है, वॉल है, तो वॉल में नीचे की तरफ 1g फोर्स लगेगा, है कि नहीं। यहां से इधर की तरफ कितना 40 न्यूटन फोर्स लगेगा, 40 न्यूटन फोर्स लगेगा। यस, इधर की तरफ। अब अगर ब्लॉक का मोशन होता है तो किधर की तरफ होगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर मोशन हो रहा होगा, हमको नहीं पता मोशन हो रहा है कि नहीं फिलहाल, अगर मोशन होता है तो नीचे की तरफ होगा। और अगर बच्चों नीचे की तरफ मोशन हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अरे वॉल पे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा।
अब इसमें से कौन सी वैल्यू यूज की जाए मुझे नहीं पता, नहीं पता तो उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। एफ लिमिटिंग इज म्यू एस इंटू एन। एफ लिमिटिंग इज कितना, म्यू एस इंटू एन। चलो डाल दो वैल्यूज, म्यू एस की वैल्यू 0.3। और बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, अब मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगा, कितना होगा, कैसे होगा? यस, वॉल से नॉर्मल रिएक्शन perpendicular। एब्सोल्युटली, वॉल लगाएगा इधर की तरफ ऐसे, ये है नॉर्मल रिएक्शन। कितना होगा 40, इधर जितना लगाया उतना ही वॉल ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 40, तो ये हो गया 40। 3 4 12, तो 12 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। यस, वेरी गुड। अब ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे नीचे की तरफ, यस 10 है ना। 1g को मैं 10 लिख देता हूं, 1g इज इक्वल टू 10। मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अरे फोर्स अप्लाइड है ना, वेरी गुड। सो एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड। यस, अगर फोर्स अप्लाइड इतना है तो अब जल्दी से बताओ यार कितना होने वाला है। व्हाट इज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एंड दिस इज योर जेई क्वेश्चन। इतना लड्डू हलवा सवाल है, कुछ नहीं है। ऐसा था सब कुछ, ऐसे कर दिया, उसको दीवार से ले लिया, तो दीवार से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, नीचे की तरफ 10g लगेगा, है ना। अथर्व, अगर आप उसको सीधा कर देते, अगर ऐसा सीधा कर देते, यस, तो क्या कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, है ना। तो होता और क्या वो 1g कि का आपको डायरेक्शन बोलना चेंज पड़ता, करना। हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाते, बाकी तो कुछ नहीं। आपका मोशन फिर इधर की तरफ, बाई चांस अगर मोशन में होता, वो अगर मोशन में होता, अगर आपको एक्सेलरेशन पूछते, डायरेक्शंस दिया रहता आई कैप जे कैप, तो आप तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन बता देते, है ना। मतलब जल्दी में गलती तो कर ही सकते हैं ना, इस तरह से। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस तरह दिया हुआ है वैसे ही रखो उसको, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। कैसे हो सकता है वो रेस्ट पे? क्या हुआ, तो वो जो ब्लॉक है 1 kg का, वो दीवार के इधर रेस्ट पे कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली? दीवार पे थोड़ी है। अरे ये पकड़ रखा है ना, उसको हाथ से ऐसा दबा के रखा है ना। ओके ओके। अरे हाथ से ऐसे पकड़ के रखा है ना, ये माउस लिया मैंने, ये दीवार है, ये माउस है, ये रेस्ट पे नहीं है क्या? यस, अरे ये फोर्स लगा के रखा है ना, इस फोर्स की वजह से वो रेस्ट पे है ऐसे। ये फोर्स अगर चला जाए तो नीचे जाएगा, है ना, तो ऑब्वियसली रेस्ट पे रह सकता है और रेस्ट पे है। क्लियर है क्या, इजी सिंपल है ना। चलो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एकदम सिंपल या एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हमने देखा था दो कंपोनेंट्स होते हैं कांटेक्ट फोर्स के, यस, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ लेंगे, फिर इंक्लाइन का मतलब चालू हो जाएगा। एंगल ऑफ क्या बोलेंगे पहले, फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सिंपल है, हमने बोला आपको कि भैया कांटेक्ट फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। ये है आपका ब्लॉक, इस ब्लॉक के कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, कलर से बनाते हैं, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और एक इधर की तरफ फ्रिक्शन, है ना, एक इधर की तरफ फ्रिक्शन। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो बच्चों रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स किधर आएगा? क्या रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इधर की तरफ आएगा? हाँ, दिस इज द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। दो कांटेक्ट फोर्सेस है, एक ऊपर एक इधर, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स यहां पे। यस, ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is called as angle of friction. What is angle of friction? The angle between normal and resultant contact force is called as angle of friction. Angle of
फ्रिक्शन। एज सिंपल एज दैट, बहुत 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 सिंपल है, इजी। आगे बढ़ू? यस, क्लियर है? पक्का एवरीबॉडी? कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड। Yes, sir. अब देखो यार, इससे रिलेटेड ना कुछ एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लो। या कैन आई शिफ्ट दिस? ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं क्या? हाँ, या अरे मतलब फाइंड करना पड़ेगा ना एंगल कितना है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या एंगल, मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। क्या ट्रायंगल बन गया? ऐसा ट्रायंगल बन गया। दिस एंगल हमने बोला इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे है F, यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे है रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे है रिजल्टेंट फोर्स। चलो, अगर आपको बोला कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दूंगा। What is tan theta is equal to opposite upon adjacent, मतलब F by N. So theta is equal to tan inverse of F by N, and that is nothing but the angle of friction. Clear है सबको? And this angle of friction F by N is also another formula, बोल देता हूं, another formula, tan theta is equal to mu. What is tan theta equal to? Tan theta is equal to mu होता है। कैसे mu होता है? अरे इसमें डाल दो ना यार, इसमें डाल दो। What is this? F. Yes. बैलेंस करें क्या इसको? चलो आ जाओ। यहां देखो, अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं बच्चों, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है यार, यहां से डायरेक्ट डाल दो ना F की वैल्यू। What is the value of F? Tan inverse of mu n divided by n. n से n कट गया, n से n कटा। अरे F फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू n, फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू n, n से n कटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, या फिर आई कैन से म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। अब कभी अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेते हैं, यस, तो दो तरीके हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के। तरीका नंबर 1, सीधा सीधा F by N, अगर F गिवन है N गिवन है तो बेस्ट है। और अगर नहीं गिवन और आपको म्यू गिवन है, देखो अब तक के सारे क्वेश्चंस में म्यू गिवन था, है ना, म्यू की वैल्यू गिवन थी। अगर म्यू की वैल्यू पता है तो आपको tan थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी एंड थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो tan थीटा इज नथिंग बट म्यू। क्लियर है? पक्का? अब इस पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो तो जरा ध्यान देना, आज का शायद क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके, प्लीज देखो क्या दे रखा है यहाँ पर। होल्ड ऑन, व्हाट इज इट सेइंग? इट सेज देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स and also calculate the displacement of the block. Obviously stop होगा ना वो, बिल्कुल यार। देखो इनिशियल वेलोसिटी v0 से मूव हो रहा है, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u। प्लीज ध्यान दो, u इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज v0। कितने टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होने वाली है। स्टॉप किसके वजह से होता? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अरे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा उस पे, है ना, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो होने वाला है स्टॉप, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वेरी गुड। अब आपको बोल रहा है कि कितने टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होने वाला है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। वेरी गुड। क्या करे क्या करे क्या करे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करना पड़ेगा, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, देखो तो जरा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसमें हमको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अभी तक हम जितनी सारी चीजें पढ़ रहे थे उसको यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। कैसे निकालेंगे? मोशन हो रहा है ये तो हमको क्लियरली पता है। ओके, स्टेप नंबर 1, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अच्छा देखो, यहाँ सिर्फ म्यू की वैल्यू दी है तो म्यू रख दो आप, कोई टेंशन नहीं। अज्यूमिंग की मोशन है, म्यू दिया है, म्यू रख दो। ओके, वेरी गुड। म्यू एम जी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू एम जी, ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एम, है ना। क्लियर है सबको?
किसी को कोई डाउट? एनीबडी? पक्का? अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट, कितना एफ नेट है उसके ऊपर? यस, एनीबडी? हाउ मच इज एफ नेट एक्टिंग ऑन इट? यस, अरे कम ऑन बताओ जल्दी से, एफ नेट कितना है उसके ऊपर? एफ नेट कितना है उसके ऊपर? अरे एक ही तो फोर्स है उसके ऊपर एक्ट होने वाला, फ्रिक्शन सिर्फ, दैट्स इट। पीछे की तरफ, पीछे की तरफ सिर्फ एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन, बाकी तो कोई फोर्स है ही नहीं यार उसके ऊपर। तो कितना हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी। माइनस क्यों? पीछे की तरफ है, या एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, स्पीड रेड्यूस हो रहा है ना। अरे वी नॉट स्पीड से मूव हो रहा था, फाइनल वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, रिटार्डेशन डिवाइडेड बाय एम, एम से एम कटा, माइनस म्यू जी इज द एक्सेलरेशन। चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस फॉर्मूला में डाल देंगे और एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एक्सेलरेशन कितना है? माइनस म्यू जी इंटू टी। सो टाइम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू जी। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड। इसके बदले क्या, ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यूज दे देंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और क्या। स्टेप नंबर 2 ये हो गया टाइम। फिर आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इससे मुझे डिस्प्लेसमेंट, एक काम करते हैं, ये नहीं, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर मतलब v नॉट का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस म्यू जी, माइनस म्यू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। क्या हर बच्चे को समझ में आया? सिंपल सा छोटा सा सॉल्यूशन। एवरीबॉडी, कोई डाउट है क्या किसी को? यस गाइस, कम ऑन फटाफट। सो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that the block does not move. ओके, अब यहां ध्यान दो बच्चों, ब्लॉक डज नॉट मूव, ये ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। यस, ये है √3, नीचे की तरफ √3g, वेरी गुड, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चलो एक फोर्स इधर लग गया ना, तो वो फोर्स का एक कंपोनेंट यहां चला जाएगा बच्चों, और एक कंपोनेंट यहां चला जाएगा। यहां देखो ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स, ये है 60 डिग्री, है ना। अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसा ही आएगा ना, देखो यहाँ पे, यस, ये 60 तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये हो जाएगा f cos 60, और नीचे की तरफ बच्चों f sin 60। वेरी सिंपल। अब बेसिकली उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, जो उसको मोशन करवा रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स उसको मोशन करवा रहा है आगे की तरफ। हम चाहते हैं कि मोशन ना हो, मोशन रोकने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है पीछे की तरफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना ज्यादा f का वैल्यू रहेगा। उन्होंने बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, है ना। तो सबसे पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप बैलेंस कर लो। कैसे? n इज इक्वल टू √3g प्लस f sin 60, which is nothing but 10√3 plus f into √3 by 2. This is the value of normal reaction force. अगर वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रहना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए। यस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू f cos 60। इतना इजी सवाल था। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू? अरे क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू n इज इक्वल टू f cos 60। cos 60 इज 1/2 इंटू हाफ। ओके, म्यू का वैल्यू दे रखा है 1/2√3, तो बच्चों म्यू का वैल्यू है 1/2√3। n का वैल्यू है कुछ डेंजरस सा, 10√3 प्लस √3/2 इंटू f इज इक्वल टू f/2। ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से देखो, √3 और ये √3, सॉरी, √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलता है? अच्छा, ये नीचे से 1/2 कट गया, तो LHS में बचता है 10 प्लस f/2 इज इक्वल टू f। 10 इज इक्वल टू f माइनस f/2।
which is nothing but F by 2 is 10, F is equal to 20 न्यूटन। जूही सस्मित आप लोगों के लिए ये है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी क्विकली फटाफट। Yes. यस। अगला Yes, सवाल, sir. व्हाट इज इजियर? ट्रॉली सूटकेस को जैसे हमने डिस्कस किया, पुल करना इजी है, पुश करना इजी है, और रीजन? एनीवन विद द आंसर? यस, फटाफट बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू से पुल? पुल कितने लोग? यस यस, बोथ सर पुल ज्यादा इजी होगा। पुल इज इजियर। अच्छा, एनीबॉडी विद पुश? कोई है जो पुश बोल रहा है? सर Come on. पुश ज्यादा इजी होगा। पुश ज्यादा इजी होगा। चलो, मतलब पुल वाले भी बच्चे हैं, पुश वाले भी बच्चे हैं। देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ध्यान दो अच्छे से। इसका एफबीडी बनाते हैं। ये है हमारा m, यहां पर आ जाएगा बच्चों f cos थीटा, ऊपर की तरफ जाने वाला है f sin थीटा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। मोशन तो इधर ही है ना, मोशन इधर है दोनों का। यस, तो पीछे की तरफ रहने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। आ जाओ जरा। यस, जो पिछला क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा चलो, अगर उसका मोशन करवाना है, चलो, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस f। अच्छा चलो, एनीवन दोज हु सेड पुल, व्हाट इज द रीजन फॉर पुल? पुल का क्या रीजन? सर अगर पुल में लेंगे तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल अपोज द फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी गुड। शॉर्ट में अगर सॉरी, देखा जाए वर्टिकल तो वैसे कंपोनेंट। क्वालिटेटिवली सही है ना, क्वालिटेटिवली आंसर सही है। अच्छा चलो ठीक है ना। चलो फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। हाउ मच इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, विच इज नथिंग बट म्यू इनटू mg माइनस f sin थीटा, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। इतना फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा। आ जाओ सेकंड केस में, बाजू में यहाँ पे m। ओके बच्चों, इधर की तरफ आएगा f cos थीटा, नीचे की तरफ आएगा f sin थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, है ना। हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। यस, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू mg प्लस f sin थीटा। कौन से केस में फ्रिक्शन बड़ा है? फ्रिक्शन ऑफ पुल बड़ा है या फ्रिक्शन ऑफ पुश बड़ा है? कौन बड़ा? पुश। यस, मतलब कौन से केस में ज्यादा फ्रिक्शन होने वाला है? पुश में, है ना। Push. द फ्रिक्शन ऑफ पुश इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन ऑफ पुल, देयरफॉर पुल इज इजियर, है ना। पुल करना ज्यादा इजी है बच्चों। जो पुश वाला कंपोनेंट है ना, आप देखो, यस, ये जो पुश, सस्मित जो बोल रहा था कि सर ये यहाँ पे पुश कर रहे तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे चला गया जो उसको नीचे दबा रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। देखो ये जो कंपोनेंट है ना, ये उसको नीचे दबा दे रहा है, ग्राउंड पे पुश कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा है, जमीन के अंदर गाड़ दिया उसको, है ना। वेयरएज इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो, उसको हवा में उड़ा रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ ले रहा है, मतलब ये जो फ्रिक्शन की वजह से इंटरलॉकिंग हो रखा होगा ना, उसको वो बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, ऊपर वाला कंपोनेंट काइंड ऑफ। वेयरएज जो दूसरा इसका नीचे वाला कंपोनेंट है, वो अगर ऐसा है तो और नीचे उसको इंटरलॉक कर रहा है, और गहरी दोस्ती हो रही है। So pull is always easier. With that, let's move on to the next topic. And बच्चों, the next topic is angle of friction हो गया ना, angle of repose. Angle of repose, और angle of repose कब होता है, क्या होता है, समझेंगे। अगर एक ब्लॉक है, अच्छा मुझे बताओ, सिंपल सा यार लड्डू सवाल पूछता हूँ, है ना। ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया मास m का, ये इंक्लाइंड सरफेस का मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा देता हूं और यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, ये इंक्लाइंड सरफेस का यहाँ पे एंगल बढ़ा दिया और ब्लॉक रख दिया। तो वैसे तो मोशन तीनों में भी हो सकता है, बट मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे,
क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं है ना, ये ऐसे रख दिया मैंने, यस थोड़ा सा इंक्लिनेशन, हाथ दिख रहा है ना, थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, पेन को यहाँ पे रख दिया, कुछ नहीं हुआ। इंक्लिनेशन बढ़ा दो, यस ऑलमोस्ट आई कैन फील कि अब वो पेन नीचे गिरने वाला है, ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल, इंक्लिनेशन और बढ़ा दो तो पेन फिसल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्या किया? इंक्लिनेशन थोड़ा सा था, पेन को कुछ नहीं होता, इंक्लिनेशन और बढ़ाया, आप करके देख लेना, यू विल रियलाइज, आपके फिंगर्स को फील होगा कि अब ये बस पेन गिरने ही वाला है, ऑलमोस्ट गॉन। और थोड़ा सा भी अगर मैं बढ़ा दूं तो ये पेन रोल होके नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो सेकंड पोजीशन वो है कि इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, है ना, और यहां पर ये मोशन में आ गया, स्लिप हो चुका, स्लिप हो चुका, है ना। दिस एंगल, ये जो एंगल है ना, यस, वेयर वो स्लिप हो जाएगा, जस्ट अबाउट टू स्लिप, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। ऐसा एंगल, ये थीटा है मान लो, थीटा, ये भी थीटा है, थीटा और ये भी थीटा है। सो ऐसा एंगल वेयर द ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्लिप ऑफ फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ऐसा एंगल है कि बस अब वो स्लिप होने वाला है, मतलब मोशन की जस्ट टेंडेंसी कि भाई अब तो ये गया, अब तो ये ऑलमोस्ट गिर जाएगा, दैट पोजीशन में इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। अब ये है मास m। चलो तो अब इस डायग्राम को आगे लेंगे सिर्फ, और इसका एफबीडी बना देते हैं, ध्यान देना अच्छे से। ओके, मास m, मास m तो नीचे की तरफ होने वाला है mg, वेरी गुड। इसके दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं थीटा, ये होने वाला है mg cos थीटा, सबको पता है, ये होने वाला है mg sin थीटा, सबको पता है। इधर की तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सबको पता है। और आपको इसके साथ साथ एक फोर्स इधर की तरफ दिया जाएगा जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, है ना। मान लो कि कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जस्ट अबाउट टू फॉल, जस्ट अबाउट टू फॉल, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, वेरी गुड। एंड बच्चों mg sin थीटा इज इक्वल टू f, f क्या है? दिस इज एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया है ऐसा वाला फोर्स, ऐसा फोर्स जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड एज दिस फोर्स, है ना। या फिर एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा देता हूं और मान लो कि अब वो स्लिप हो रहा है ना, तो पीछे की तरफ मुझे क्या मिलेगा? पीछे की तरफ मुझे मिलेगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ बच्चों मुझे मिलने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, हाँ कि नहीं? क्या सब लोगों को समझ में आया? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? देखो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा काइंड ऑफ कैलकुलेशन डेरिवेशन, mg sin theta is equal to friction, friction is nothing but mu n, friction is nothing but mu n, बस अब स्लिप हो गया मान लो, almost about to slip, वेरी गुड। तो mg sin theta is equal to mu into n की वैल्यू है mg cos theta, mg cos theta, वेरी गुड। यहां से mg से mg गया, है ना, mg से mg गया, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचता है tan थीटा, ऑफ कोर्स ना, sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा डिटेल में लिख दूं, चलो ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू। बच्चों ये एंगल ऑफ रिपोज है, मैंने क्या बोला? सेकेंड डायग्राम को हमने नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू किया, है ना। दैट एंगल व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब इस एंगल पे वो स्लिप हो ही जाएगा। सो tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज आल्सो इक्वल टू म्यू, tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू। क्या सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा कुछ भी? यस सर म्यू स्टैटिक है ना? हाँ म्यू स्टैटिक, म्यू स्टैटिक, यस म्यू स्टैटिक।
आपको एक ही म्यू दे रखा है तो जो म्यू है वो ले लेना है ना। ये है आपका सरफेस, इस सरफेस का आपको दे रखा होगा म्यू, है ना। सिंपल से क्वेश्चंस ले लेता हूं, एकदम 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 सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो देखो, मान लो सर यस नेहा बोलो। सर mg के अपोजिट r होगा क्या रिजल्टेंट? mg के ऑपोजिट आर, मैं समझा नहीं, mg के ऑपोजिट तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ना। सर मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसके साथ बनता है वो वाला r। नहीं, क्यों होगा वो वाला आर, तो इधर जाएगा ना ऐसे, इधर। यस मैडम, ये फर्स्ट टाइम देखे क्या आपने? डिड यू, आज तक जब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तब भी हम ऐसे कर रहे थे, राइट। mg इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नहीं क्या ऐसे नहीं कर रहे थे? पक्का? अरे इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया पैरेलल वाला कंपोनेंट, और ये सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन नहीं बैलेंस करेगा। स्नेहा सर पक्का? mg को कौन बैलेंस करेगा? mg को आज तक किसी ने बैलेंस किया क्या? mg के दो कंपोनेंट्स बन गए ना। अरे जो mg फोर्स है ना, उसके ही तो ये कंपोनेंट्स है दोनों। अभी mg फोर्स गया तेल लेने, mg फोर्स तो है ही नहीं। कहाँ है mg फोर्स? मुझे तो नहीं दिख रहा। किधर है mg? किधर है mg? दिखा गया। अरे mg के दो कंपोनेंट्स आ गए ना मैडम, है ना। यस यस नो? सर। यस सर। पूरा रामायण महाभारत होने के बाद अगर आप पूछोगे कि राम कौन है, तो भाई साहब फिर तो मतलब, है ना, जय माता दी। क्लियर है? अरे एमजी का कंपोनेंट बन गया, अभी एमजी तो पिक्चर में ही नहीं है, गया। एमजी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। क्लियर है क्या? यस सर। यस, वेरी गुड। यस तो सर। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, परफेक्ट, और बस ये एंगल है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज नहीं, और क्या देना है? और कुछ नहीं देना है, और क्या देना पड़ेगा? चलो, म्यू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल। म्यू आर नहीं रे बाबा, थीटा आर, थीटा आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन इज रेस्ट और मोशन, नंबर 1। यस, नंबर 2 रेस्ट पे है या मोशन में है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन सेम, फाइंड द फ्रिक्शन भैया। और तीसरा क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन। क्लियर है? वेरी गुड। चलो बताओ, रेस्ट पे है कि मोशन में है? कम ऑन जल्दी से, सिंपल जल्दी। यस 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 यस। अरे अरे रेस्ट। अरे रेस्ट पे है ना, 30 डिग्री एंगल है। स्लाइड कब करेगा? व्हेन, देखो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो वो स्लाइड करेगा। देखो ना यार, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पे वो स्लाइड करना शुरू करेगा। उससे छोटे एंगल पे वो स्लाइड करेगा क्या? नहीं करेगा बच्चों, ये थीटा है। सो थीटा इज लेस देन थीटा आर, देयरफॉर इट विल नॉट स्लाइड। अगर नॉट स्लाइड होगा तो वो रेस्ट पे नहीं हो जाएगा। हाँ, खत्म। यस, क्या सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन तो भैया 0 है। तो क्या फ्रिक्शन होगा? क्या फ्रिक्शन होने वाला है? हाँ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन, इधर की तरफ mg sin थीटा। तो बच्चों फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा। सबको समझा? हर बच्चे को समझा? एवरीबॉडी? एकदम सिंपल सवाल था। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं। यस, चलो इसी Yes, क्वेश्चन sir. को थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडिफाई करते हैं हम लोग, और बताओ,
रेस्ट है मोशन है? कम ऑन जल्दी से। यस, थीटा इज Rest. इक्वल टू थीटा आर, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, तो बॉडी विल स्लाइड। अरे जस्ट अबाउट टू मूव मतलब मूव हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट अबाउट टू मूव? एक काम करते हैं, नहीं जस्ट अबाउट टू मूव तो एक मोशन वाला क्वेश्चन लेते हैं। 45 होता ना तो वो रेस्ट पे रहता, जस्ट अबाउट टू मूव रहता, मूव नहीं करता, है ना। अब बताओ, मैंने इसको चेंज किया बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज 37 लगा दिया, तो एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन थीटा, देयरफॉर ये मोशन में आएगा, मतलब ये स्लाइड करेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? अब स्लाइड करेगा तो ठीक है। फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। पक्का? यस एवरीबॉडी। आपको पूछा है फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. बताओ, तो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू mg sin थीटा। सही बात है क्या? क्या ये चीज करेक्ट है? F इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्या ये चीज करेक्ट है? एनीबॉडी? इफ यस वाई, इफ नो वाई, है ना? पक्का? बच्चों सर मोशन है ना? नहीं है। नहीं है, दिस Vertical. इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देखो सर पिछले अगर वो क्वेश्चन होता में तो वो इट करेक्ट वोंट क्यों था? मूव। हाँ वेरी गुड। ये देखो, ये कब होता? जब वो रेस्ट पे होता। यार दो फोर्सेस है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और दोनों रेस्ट पे आ गए, रेस्ट पे आ मतलब दोनों बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गया तो इट वोंट मूव, है ना। अब हमने फाइंड कर लिया स्टेप नंबर 1 में कि ये मोशन में है। अगर मोशन में है मतलब ये इधर की तरफ स्लाइड करेगा, तो कौन बड़ा? mg sin mg थीटा sin बड़ा, थीटा। है ना। अब ये हटा दो यार, यहाँ से फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते, है ना। यस, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स विल गिव मी ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू n। फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी? म्यू n इज इक्वल टू ma। वेरी गुड। n की क्या वैल्यू है? mg sin थीटा माइनस म्यू इनटू व्हाट इज n इक्वल टू? बैलेंस करो, n mg इज cos इक्वल टू, theta. वेरी गुड, mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। यहां से देखो m से m कट गया, है ना। g भी है क्या? नहीं है, सो वी आर लेफ्ट विद g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू a। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। अरे फाइनल आंसर मतलब वैल्यू डाल दो। थीटा, थीटा कितना है? थीटा है 45, जी की वैल्यू में 10 लेता हूं, 10 इंटू दिस माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी ना, दे देंगे हम लोग, म्यू की वैल्यू दे देंगे, इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, अगेन कॉस 45 1/√2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना। आप म्यू की कुछ भी वैल्यू डाल देना और निकाल लेना, या फिर मतलब इन दिस क्वेश्चन जरूरत नहीं है ना, 10 इंटू 1/√2 कॉमन ले लो, 10/√2 क्या आएगा ये? 10/√2 कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आपको क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू गिवन होगी, जब जब म्यू की वैल्यू मतलब जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा म्यू की वैल्यू देंगे आपको, सो डोंट वरी कि म्यू की वैल्यू नहीं दिया, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बना के दिया है, तो म्यू की वैल्यू जो दी रहेगी वो डाल देना, है ना। सो हाउ टू फाइंड, देखो इसकी क्या स्ट्रेटजी है, सीधी सीधी। स्टेप नंबर 1, यस, चेक थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर स्लाइड करेगा, if theta is less than theta r it will be at rest। वेरी गुड। अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, और अगर मोशन में है तो mg sin थीटा बड़ा रहेगा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। आपको जो निकालना है निकालो। n की वैल्यू निकालने के लिए बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस। बोलो बात समझ आई? कल के सेशन में हम क्या करेंगे, हम इसके 2-3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन, बहुत अच्छे वाले बेस्ट न्यूमेरिकल्स लेंगे, है ना, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थोड़ा बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस 3-4, और उसके बाद में ब्लॉक और ब्लॉक कंप्लीट करेंगे, इफ टाइम परमिट्स कोल्यूजन को खत्म करेंगे। यस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन।